वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। पिछले क्लास में आपने पढ़ा बायोट सावर्ट्स लॉ। तो बायोट सावर्ट्स लॉ के आधार पे दो एप्लीकेशन और भी पढ़ना है, जो कि कल देखे थे। ये आप पढ़े थे कर्व वायर पे था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट वायर पे और एक पढ़ेंगे सर्कुलर रिंग पे। तो इसके साथ कल जो हम लोग कर्व पढ़े थे, ये बायोट सावर्ट्स का लॉ हम प्रूव किए थे। इस तो बायोट सावर्ट्स क्वेश्चन जो पूछा जाता है किस तरह से पूछा जाता है, 5 मार्क्स में जो पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोट सावर्ट्स लॉ पूछ देगा और आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ के कारण ये तो पूछेगा, और बायोट सावर्ट्स के अलावा दो चीज और पूछ सकता है उसी क्वेश्चन में। यह एक स्ट्रेट लाइन वायर या आपका सर्कुलर रिंग। तो दोनों में से कोई एक आएगा इसके साथ में, तब 5 नंबर होगा। ऐसा नहीं कि कल हम लिख दिए थे 5 मार्क्स तो आप 5 मार्क्स सोच लीजिएगा ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ये तो लिखना ही है। इसके अलावा स्ट्रेट भी हो सकता है या आपका सर्कुलर रिंग भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो आइए हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्ट्रेट वायर की वजह से, और ये थोड़ा सा बहुत लंबा थ्योरी है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं जब आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होगा। जब इस चैप्टर को हम प्रारंभ कर रहे थे तो हम बोले थे कि कैलकुलस का एक बार फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे, क्योंकि अब कैलकुलस का बार बार यूज होगा। और अब मैथमेटिक्स में हमको लगता है कि अब कैलकुलस आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक क्या कहता है जरा समझिए। कहता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी हो सकता है और फील्ड भी हो सकता है ऑफ पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, यानी एक सीधा तार के कारण एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का मान। उधर से तो ये नंबर आएगा और यहां से ही आपको 3 नंबर मिलेगा। तो यही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आइए समझिए। इसका सबसे पहले आपको फिगर समझना है। तो मान लीजिए, समझिए, फिगर समझ गए तो खेल खत्म। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए कैसा वायर, यह एक स्ट्रेट वायर। अब स्ट्रेट वायर है तो इस वायर पे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से ये मतलब पॉइंट जो है वायर से कुछ दूरी पे एक पॉइंट पी ले लेंगे। अब इसी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे स्ट्रेट वायर की वजह से। समझिए, ये पूरे स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ से इसके लास्ट दूरी से भी, यहाँ से इस छोर से भी कुछ ना कुछ तो एंगल बनाता होगा ये पॉइंट, यहाँ से भी कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा। अब देखिए, इसका नाम देते हैं x, इसका नाम देते हैं y। x और y एक वायर है और इसके दोनों छोर से अब यहाँ पे P पॉइंट पे कुछ ना कुछ एंगल बनाता होगा। इससे पहले यहाँ तो कुछ थीटा पे ये पॉइंट P लिए है ना, अब यहाँ से भी वायर का कुछ ना कुछ तो दूरी होगा जो भी, और यहाँ पे कुछ मान दे देते हैं। इसका नाम देते हैं n और इसका नाम देते हैं, कुछ भी दे दीजिए, वो दे देते हैं, वो दे दीजिए। अब समझिए, अब याद कीजिए, इस तरह का कर्व वायर था और यहाँ से जो एंगल थीटा बनाता था, तो ये थीटा के जगह पे ये थीटा दिए। स्वाभाविक ये कर्व है, ये एक स्ट्रेट है। अब यहाँ से इसका भी डिस्टेंस खोजेंगे तो इस तरह से हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से इसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। अब यहाँ से डिस्टेंस इसका मान लेते हैं ये a है, इसका डिस्टेंस P से लेके O पॉइंट का क्या है, A, और यहाँ से लेके दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, L, जो कि करंट एलिमेंट इसको मान लेते हैं। ये I, चूंकि इससे होके हम लोग करंट दे रहे हैं I, तो पूरे तार में तो I ही करंट जाएगा। तो यहाँ पे I, तो करंट यहाँ भी I होगा, ये तार की छोटी सी लंबाई तो DL, तो I DL यानी करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट यहाँ पे मान लेते हैं, इससे इसका दूरी क्या है जो मान लेते हैं ये स्मॉल r, क्योंकि यहाँ से ये दूरी r लिए थे, याद कीजिए बायोट सावर्ट्स लॉ में। अब एंगल की बात करें तो इसका एंगल हम मान लेते हैं ये क्या है, φ2 है। इसका एंगल हम लोग मान लेते हैं ये φ1 है, मान लीजिए। और ये एंगल जो बीच में बन रहा है
इस एंगल को हम मान लेते हैं बाबू, ये क्या है, ये मान लेते हैं ये फाई। अब यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे स्वाभाविक सोचिए, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे वायर का हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड, ये इस दोनों पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो आइए अब कैसे निकालते हैं, और इसमें हम लोग यूज करेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ का। तो डायग्राम तो आपका बन चुका है। तो देखिए हम बात करें फ्रॉम बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या कहता है बायोट-सावर्ट्स लॉ, कल पढ़ाए डीबी बराबर, अब समझिए ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये देखिए, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन मान लेते हैं ए। अब गौर कीजिए, अब ये तो बायोट-सावर्ट्स के अनुसार है, यानी ये कर्व वायर पे है, कर्व वायर की वजह से इस तरह का हम लोग एप्लीकेशन किए थे। लेकिन अब आ गया है स्ट्रेट लाइन वायर, तो कैसे करेंगे, अब इस आधार पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो इसी इक्वेशन को तो हम लोग को यहाँ पे निकालना किसका किसका वैल्यू, इस डायग्राम के अनुसार हमको dl का वैल्यू निकालना है, थीटा का साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, और इस r का भी वैल्यू निकालना है इस डायग्राम की मदद से। समझिए, आप स्ट्रेट लाइन वायर के कारण के ही, तो सीधा आप लिखिएगा dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई। हम बताए इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, तो ये तो वैल्यू 4 पाई बटे म्यू नॉट बटे 4 पाई तो कांस्टेंट है, और धारा भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि बायोट-सावर्ट्स लॉ में हम बताए थे समान धारा प्रवाहित करेगा। तो चेंज क्या कर रहा है, तो तार की छोटी सी लंबाई, थीटा चेंज कर सकता है, ये आर चेंज कर सकता है, इसके अलावा तो इधर कुछ नहीं चेंज करने वाला है। तो इसलिए आप गौर कीजिएगा, तो जो चेंज करने वाला है उसका मान पहले इससे निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा वो अभी बताएंगे। तो किसका किसका मान निकालना पड़ेगा, dl का मान निकालना पड़ेगा, साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, और आर स्क्वायर का मान निकालना। अब जो भी इसका वैल्यू होगा इससे निकाल करके इसी में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो आपका सारा चीज इस डायग्राम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। नाउ अब बात करें, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। नाउ इन ट्रायंगल MOP, ध्यान से देखिए, तो MOP ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। आज समकोण त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो तीन कोण क्या बन रहा है, यहाँ पे तो 90 डिग्री बनेगा, थीटा बनेगा, फाई बनेगा, तो तीनों का योग तो हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180। तो थीटा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिए, तो थीटा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, इसको इधर कर लीजिए, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे 90 डिग्री 180 माइनस 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दोनों साइड, चूंकि आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड हम लोग क्या लगा देंगे, साइन। तो साइन लगाएंगे तो इधर साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे साइन, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो गौर कीजिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा कॉस 5 हो जाएगा। तो देखिए एक चीज का मान यहाँ पे निकल चुका है, साइन थीटा इक्वल टू क्या निकला है, कॉस 5 निकल गया। अभी आगे बहुत सारा चीज बाकी है, आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब तो यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पे हमको r का वैल्यू निकालना है।
कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। तो cos फाई इक्वल टू लिखना चाहेंगे, गौर कीजिए, cos फाई इक्वल टू, तो cos फाई इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो फाई यहां पे बन रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h होता है। तो फाई यहां बन रहा है तो b ये होगा, बेस ये होगा, आधार ये हो जाएगा, h तो ये r होगा ही, तो b बाय h यानी a बटे क्या हो जाएगा, r होगा कि नहीं होगा, आधार बटे कर्म। तो चूंकि फाई यहां बन रहा है तो आधार ये हो जाएगा, कर्म ये हो जाएगा। अब r निकालना है तो r बराबर क्या लिखिएगा, a बटे cos फाई। अब यहाँ पे r बराबर लिखना चाहिए तो ये सेक का इनवर्स कॉस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a cos फाई, ये हो जाएगा। ये भी हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या क्या जरूरी था, आपका साइन थीटा का जरूरी था, साइन थीटा मिल गया, और आपका साइन थीटा के लिए cos फाई आया। अब यहाँ पे cos फाई बराबर a बटे r, तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, तो r का जरूरी था तो r भी यहाँ से मिल गया है, a cos फाई। अब चाहिए हमको dl, चलिए अब dl की बात करें। dl की अब बात करें, लिखना चाहेंगे tan फाई इक्वल टू, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b हो जाता है। तो p इसका देखिए फाई की बात कर रहे हैं तो p क्या होगा, l हो जाएगा, और b क्या होगा, a हो जाएगा। तो यहां पे l इक्वल टू लिखना चाहेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, a tan फाई। ध्यान दीजिए बाबू, एक चीज समझिए, यदि tan फाई इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल वही चल रहा है जो ट्रायंगल यहाँ पे लिखे MOP, इसी ट्रायंगल में यदि tan फाई बराबर हम लिखना चाहेंगे, चूंकि l निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर होता है p बाय d, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फाई कौन है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो l बटे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब l बराबर लिखना चाहेंगे तो इसको इधर करना होगा, तो l बराबर क्या हो गया, a tan फाई, ये आप समझ गए। लेकिन अभी वैल्यू नहीं निकला है, अब यहाँ तो l का निकला है, लेकिन आपको चाहिए बाबू यहाँ पे dl, कैसे आएगा जरा सोचो, यहाँ है l बराबर और निकालना है आपको dl, कैसे निकलेगा। अब इसके लिए dl लाने के लिए इसी इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो देखिए बाय डिफरेंशिएशन इन दिस इक्वेशन with respect to phi। अब इसी इक्वेशन को फाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए तो आपको पता होगा क्या लिखते हैं, d फाई लिखेंगे, d आ जाएगा, d फाई बटे क्या, सॉरी dl आ जाएगा। अब जिस डिफरेंशिएशन जब भी होता है वह किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d फाई हो जाएगा। और जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा फिजिक्स पढ़ने के लिए, और आपको हम पढ़ाए भी। तो यहाँ पे देखिए dl बटे क्या हो गया, d फाई। अब इसको क्या लिखेंगे, dA tan फाई, अब बटे क्या हो जाएगा, d फाई हो जाएगा। अब देखिए, अब dl बटे d फाई तो रहेगा, लेकिन a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, a कांस्टेंट है, क्या हो गया, बाहर हो गया, तो बचेगा यहाँ पे क्या है, d tan फाई बटे d फाई।
अब टेन थीटा का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे फा है, तो यहाँ पे डी एल बटे डी फा इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो ए और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर फा। तो फाइनली आप डी एल बराबर लिखना चाहेंगे अब डी एल इक्वल टू डी एल, तो इस डी फाइ को उधर करना होगा तो क्या हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाइ, लेकिन डी फाइ तो उधर चला जाएगा तो यहाँ पे और क्या बचेगा डी फाइ। तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकल गया है, डी एल का। अब देखिए, अब आपको सारा कुछ निकल चुका है। अब यहाँ पे साइन थीटा भी पता चल चुका है, क्योंकि साइन थीटा निकालना था, डी एल निकालना था, आर निकालना था। साइन थीटा वैल्यू कॉस फाइ निकल गया है, आर का वैल्यू ए, सॉरी यहाँ पे मिस हुआ है, इसका इन्वर्स हो जाता है ना, तो सेक फाइ हो जाएगा, सेक फाइ हो गया। तो आर बराबर ए सेक फाइ, और यहाँ पे टेन फाइ बराबर एल बटे क्या हो गया ए, आपको निकालना था डी एल, तो डी एल का वैल्यू क्या निकला ए सेक स्क्वायर फाइ डी फाइ। अब डी एल का, आर का और साइन थीटा का वैल्यू इसी इक्वेशन में यहाँ अब पुट कर देंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पे चूंकि पूरे वायर का निकालना है, तो पूरे वायर का निकालने के लिए तो ये एंगल को तो जोड़ना पड़ेगा फाइ 1 और फाइ 2 से। तो इसको हम लोग जोड़ने के लिए यूज करेंगे बाबू किसका, फिर इंटीग्रेशन का। चूंकि यहाँ पे डी फाइ आया है तो चेंज ऑफ फाइ आया है, इसको जोड़ना ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए फिर हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का यूज। अब ये डिफरेंशिएशन आया है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमको मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो आपको पता चलेगा, एक्चुअल वैल्यू। तो आइए पहले यहाँ तक नोट कीजिए अच्छे से। तो नोट कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहला काम है कि साइड में आप डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, जैसे जैसे हम बनाए हैं, और फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ नोट कीजिएगा। यहाँ पे ए है, ध्यान रखिएगा, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर लास्ट में इस पॉइंट को लिखिएगा, फिर आगे हम बताएंगे। और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से पीछे से वीडियो को करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, तब 5 नंबर आपको मिलेगा, इतना आसानी से 5 मार्क्स नहीं मिलता है। तो चलिए नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और बहुत सारा बाकी है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी में सारा वैल्यू रखना है। तो आइए यहीं पे हम चेंज कर देते हैं हल्का सा, आपको नहीं चेंज करना है, ये हम कर रहे हैं। अब यहीं पे लिख देते हैं, ये इक्वेशन ए था, तो अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसी को फ्रॉम इक्वेशन ए न था, ए कर लेंगे। तो आप जब नोट कीजिएगा यहाँ के बाद, तो यहाँ से आपको लिखना है। चलिए आगे अब देखिए, अब यहाँ पे जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ से हम वैल्यू लाते हैं, तब इसको मिटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी बी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है, आई भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डीएल, डीएल का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आया है, ए इंटू सेक स्क्वायर फाइ डी फाइ, ये आया है। अब इंटू, अब यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का क्या है कॉस फाइ। तो ये डी एल यहाँ से लिखे हैं, और मन में एक चीज आ रहा होगा कि यहाँ पे ए डी टेन फाइ बटा डी फाइ को सेक स्क्वायर डी फाइ कैसे लिख, सेक स्क्वायर फाइ कैसे लिख दिए, तो समझिए। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं डिफरेंशिएशन करने से पहले, और डी टेन फाइ बटा डी फाइ, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर फाइ। आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये पता होगा यहाँ से। अब यहाँ तक तो ये लिख दिए है, साइन थीटा का वैल्यू कॉस फाइ लिख दिए, ये ऊपर वाला लिखा दिया। अब बटे आर का वैल्यू देखिए, आर का यहाँ पे आर का स्क्वायर भी है, तो आर का वैल्यू क्या है ए सेक फाइ।
स्क्वायर लगा दीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब सेक में स्क्वायर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 5। तो जो पूर्वक है वो समझ लीजिए, इस पे स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लगाते, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होता और सेक स्क्वायर 5। अब आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब तो सारा कुछ इसमें पुट कर दिए, तो अब इस सब का हमको जरूरी नहीं है, तो नहीं है तो हम मिटा दें। अब समझिए, अब देखिए यहाँ कटने वाला क्या क्या है, जरा देखिएगा तो कटने वाला है यहाँ पे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ही ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर में देखिए, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आई बचेगा, नीचे में सिर्फ क्या बचेगा, देखिए नीचे में सिर्फ एगो तो ए बचेगा ना, बटे ए, चूंकि एगो स्क्वायर कटा, ये तो कट ही गया है। अब इनटू क्या बचेगा, cos फाई, और डी फाई को इधर करते हैं। तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है, और यहाँ पे फाई भी चेंज कर रहा है। चूंकि यहाँ पे फाई का वैल्यू देखिए, यहाँ पे फाई 1 लिए हैं और ये फाई 2, तो फाई 1 और फाई 2 है, तो ये पूरा को जोड़ने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये जो साइन देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन का है, dB बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए कॉस फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन जो करेंगे तो ये प्रारंभ में मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, और लास्ट में फाइनली मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, तो 0 से लेके बी तक जोड़ना। अब यहाँ पे देखिए अपर लिमिट कितना जा रहा है, फाई 2 है, और लोअर लिमिट क्या है, फाई 1 है, ये फाई 1 है, ऊपर वाला फाई 2, पूरा जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए तो एंगल का नहीं जोड़ना पड़ेगा, मान लो ये कोई वायर है, मान लो यही एक वायर है, अब यहाँ पे होगा तो 0 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधी दोनों साइड से 90 बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वायर बढ़ेगा तो यहाँ पे पॉइंट है, तो मान लो ये पॉइंट है, पहले इतना पे है, फिर धीरे 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 ये बढ़ रहा है, तो देखिए इसका एंगल चेंज कर रहा है, तो ये पूरा एंगल को तो जोड़ना पड़ेगा पूरे वायर के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको जोड़ेंगे फाई 1 टू फाई 2, लोअर लिमिट फाई 1, अपर लिमिट फाई 1, और इसमें निगेटिव साइन लगा देंगे। निगेटिव इसलिए लगाए क्योंकि ये एक्सिस से क्या लिए हैं, नीचे लिए। अब देखिए, अब dB का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, dB का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, dx का x बताए थे, तो dB का क्या हो जाएगा, b होगा, अपर लिमिट b, लोअर लिमिट 0। अब जो इसमें कांस्टेंट है इसको पहले बाहर कर लीजिए, तो क्या क्या कांस्टेंट, चेंज तो d फाई कर रहा है, तो फाई रहेगा, बाकी कांस्टेंट मान के हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर, तो बाहर कर लीजिए। तो क्या क्या बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 और फाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस फाई डी फाई, ये हो। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो इसका जैसे ही इंटीग्रेशन निकालिएगा तो cos फाई डी फाई का हो जाता है साइन फाई, ये साइन फाई हो जाएगा, अपर लिमिट फाई 2 और लोअर लिमिट माइनस फाई, ये हो जाएगा। तो अब 0 b में से 0 गया तो b बचेगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए। अब इस फाई के जगह पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लेके घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फाई 2 माइनस
साइन -φ1, इस तरह लिखेंगे, एंगल चेंज कर देगा। तो ये माइनस साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस इसको माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो प्लस कर देगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए इंटू साइन φ2, ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस साइन φ1 हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग लिखना चाहेंगे तो b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए इंटू 1 वाले को पहले कर देते हैं, 2 वाले को बाद, तो यहाँ पे साइन φ1 प्लस साइन φ2 हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेट लाइन के वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल चुका है। आपको इतना करना है, और इस फार्मूला का भी यूज आगे करेंगे, तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे तब आपका क्लियर होगा। तो आप इसमें देखे होंगे कि खाली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है, तो पहले इसको क्लियर करना होगा तब आपको समझ में आएगा। तो आपको बिल्कुल यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ तक नोट कीजिए, ये थ्योरी आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अभी हम बता देंगे, तब कल हम लोग सर्कुलर रिंग देखेंगे। तो चलिए पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, आप अभी देख रहे थे वो एप्लीकेशन था स्ट्रेट लाइन वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। इसी का 2 केस और है। 2 केस क्या है, कंडीशन है। तो आपको ये खटाव नहीं बनाना है, आपको ये हम जगह बचाने के लिए एक साथ सारे एप्लीकेशन को करने के लिए ऐसा किए हैं। आपको ऊपर नीचे करके ही दोनों को लिखना है। आइए समझिए क्या कह रहा है। कहता है एक अनंत तक लंबा तार के कारण उसके मध्य बिंदु से ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरण का मान क्या होगा। तो समझिए, मान लीजिए, पहले समझना है, रफ में समझा दें। यह एक स्ट्रेट लाइन वायर है और इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से तो कुछ दूरी होगा, मान लो ये दूरी क्या दिया हुआ है, ये दूरी है। अब यहाँ पे एंगल ऐसा यहाँ तक का था, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालने के लिए तो आप ऐसे ही काटते, फिर आपको कहता यहाँ यहाँ यहाँ, और फिर अनंत तक लंबा जाता, तो ये सीधे सीधे कुछ क्षण में ये स्ट्रेट हो जाता। कहने का मतलब देखिए, यदि कहता मैग्नेटिक फील्ड आपको वहां पे आगे में खड़ा कर दिया जाए और के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ पे निकालिए, आराम से निकालते, फिर धीरे धीरे कहता कि ऊपर निकालते जाइए, फिर कहता अनंत तक। तो आप देखने के लिए कैसे करते, उस पॉइंट से कैसे करना पड़ता, ऊपर करना पड़ता। इसका मतलब है कि अनंत के जाने के लिए ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो ऐसा क्षण आएगा कि ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो दोनों साइड का जो एंगल बन जाएगा वह कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी पे आधारित, इसी के ऊपर हम लोग सवाल बनाएंगे उतना। तो देखिए, तो फाइनल इसका कैसा बनेगा। तो मान लो यह एक तार है, ये एक तार है, आइए प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, आइए क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसके एक पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट से कुछ दूरी पर, इस दूरी पर, इस पॉइंट का नाम देते हैं P, इसका नाम O देते हैं। इस पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड अनंत तक करने के कारण। आइए दूरी मान लिए ये A है, तो इन्फिनिटी के लिए दोनों साइड एंगल कितना बना देगा, 90 डिग्री। आइए अभी क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि φ1 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और φ2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अभी B बराबर क्या देखे फॉर्मूला, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अभी जस्ट देखें, अब तो B बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए। अब देखिए साइन φ1 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए इंटू क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 प्लस 1, तो 1 1, चूंकि साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1, 1 1 2 हो जाएगा। तो B बराबर 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू आई बटे 2i हो जाएगा, 2i बटे a। ये हो गया फाइनल आपका। मन में ये आता होगा 2 से ये काट देंगे तो नहीं हो जाएगा सर, तो काट दीजिए, हो जाएगा, लेकिन
यहाँ पे ये वैल्यू रहेगा तो कांस्टेंट वैल्यू रखने में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम बता दिए इसका वैल्यू 10 के पावर -7 होता है, तो आसानी से इसका वैल्यू रख सकते हैं। काट दीजिएगा तो फिर इसका वैल्यू और फिर पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो आपको हालत खराब हो जाएगा न्यूमेरिकल बनाने में। तो ये आ गया मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब नेक्स्ट कह रहा है, समझिए यहाँ पे दूसरा नंबर कहता है यदि किसी तार से होकर धारा प्रवाहित हो तो उस तार के किसी एक बिंदु से, मतलब एक किनारा से लेना है, तो ये मान लो यह एक वायर है, एक छोर इसका इन्फिनिटिव है और इसी किनारा से कोई पॉइंट यहाँ पे पी ले लेते हैं, आइए भी दूरी मान लेते हैं ए है, ओह। तो अब कहता है तो एक छोर तो इसका इन्फिनिटिव ही हो जाएगा, तो ये कितना बना दे 90 डिग्री, लेकिन एक क्या बनेगा, नीचे तो कुछ एंगल नहीं बन रहा है 0, तो यहाँ पे φ1 बराबर मान लो नीचे 0 बन रहा है 0 डिग्री, आप φ2 क्या मान लेंगे 90 डिग्री। तो b बराबर क्या फार्मूला था, μ0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए इंटू साइन कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये 0 1 रख दिए, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए इंटू इसका 0 डिग्री का मान 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे ए, एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक किनारा से कहे कुछ दूरी पर तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, और यदि मिडिल पॉइंट से कहेगा कहीं से कुछ दूरी पर निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला, तो मेनली इसी फार्मूला का न्यूमेरिकल में बार बार जरूरी पड़ेगा, याद रखिएगा b बराबर μ0 बटे 4 पाई 2 आई बटे ए। यदि 5 नंबर में पूछेगा तो ये सब लिखने का जरूरी नहीं है, ये तो स्पेशल केस है, ये हम आपको बताएं, आपको लिखना था यहीं तक जो प्रूफ किए थे पहले वहीं तक लिखना, ये तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम लोग किए। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो होगा सर्कुलर रिंग हम लोग पढ़ेंगे, तो कल आगे पढ़ेंगे, तो इसको बार बार एक बार लिख करके अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।